हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से और आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट विद इंडिया। ठीक है, इससे पहले जो है हमने इंट्रोडक्टरी जो सेशन है वो लिया है जिसमें हमने इंडो ग्रीक्स की बात की है, शाकाज की बात की है, पार्थियंस, पहलवाज, कुशानाज की बात की है ना। ये सब जो है हम डिस्कस करके आ चुके हैं। आज जो है हम उनकी पॉलिटी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट हम जो है डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट था, इसका क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना? इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में द वन थिंग दैट विल टॉक अबाउट इज़ अ सत्रप सिस्टम या क्षत्रप सिस्टम। सबसे पहले समझिए कि सेंट्रल एशियन रूलर जब इंडिया में आए तो उनके पास ऑलरेडी ईरानियन और हेलेनिस्टिक पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस है, उनका एक्सपीरियंस था। क्षत्रप बेसिकली एक प्रोविंशियल गवर्नर होता था और वो जो है गवर्न करता था। सिस्टम कैसे था थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। लार्ज एम्पायर को डायरेक्टली एक सेंटर से कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट था। इसलिए किंग जो है उसके पास कई क्षत्रप्स होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन सँभालते थे प्रोविंसेस का। ठीक है? टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री कंट्रोल ये सब होता था। यानी रूलर हर जगह पर्सनली एडमिनिस्टर नहीं करता था, नहीं कर सकता था। उसने रीजनल गवर्नर्स को अथॉरिटी दी। इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है इम्पोर्टेंट समझने की अगर हम कोशिश करें, तो शकाज़ और वेस्टर्न क्षत्रप्स जैसे रूलर को डिफरेंट रीजन में लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, मिलिट्री सिक्योरिटी मेंटेन करनी थी और डिस्टेंट इंपीरियल अथॉरिटी को मेंटेन करना था। इसलिए जो है क्षत्रपाल मॉडल जो है या फिर ये क्षत्रप मॉडल है, ये यूज़फुल था। यहाँ पे एक्युमेनिड कनेक्शन क्या है? ये सिस्टम कंप्लीटली न्यू इन्वेंशन नहीं था। इसकी रूट्स ईरानियन एक्युमेनिड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन में मिलती है और हेलेनिस्टिक सेल्यूसिड वर्ल्ड ने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स जो है उनके फॉर्म यूज़ किए हैं। यूपीएससी के लिए सिग्निफिकेंस ये है कि ये सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का एक एग्जाम्पल है जहाँ फॉरेन पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है इंडियन एनवायरनमेंट में भी अडेप्ट हुआ। इसलिए इसे सिंपल फॉरेन इन्फ्लुएंस की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्कल्टुरेशन कहना बेटर रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट है हेरिडेटरी डुअल रूल, ये क्या चीज़ है? सोर्स में ये जो हमारे नोट्स हैं, इसमें एक अनयूजुअल प्रैक्टिस का मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है फादर और सन का जॉइंटली रूल करना। इसको समझने के लिए सक्सेशन प्रॉब्लम देखिए। एंशिएंट एम्पायर में एक मेजर प्रॉब्लम थी कि किंग की डेथ के बाद में सक्सेशन के लिए स्ट्रगल होता था। सिविल वॉर होता था, एम्पायर फ्रेगमेंटेड हो जाता था। अगर किंग अपने लाइफ टाइम में सन को अथॉरिटी दे देता था, तो फादर सीनियर रूलर रहता था, सन जो है एसोसिएट रूलर रहता था, यानी कि हेir। तो सक्सेशन जो है वो कंपैरेटिवली स्मूथ हो जाता था। इसी को हेरिडेटरी डुअल रूल बोला जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा इम्प्लीकेशन भी होता था। अगर एक ही टाइम पर 2 रूलर्स अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि सेंट्रल अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं थी। ये भी हो सकता है कि डायनेस्टिक पावर शेयरिंग हो रही हो या फिर रीजनल एलिट्स का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो, ये भी हो सकता है। इसलिए जो है लेसर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो है माना गया है, ये लिखना थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑप्शनल के लिए एंगल है कि जॉइंट किंगशिप रिफ्लेक्ट्स बोथ डायनेस्टिक सक्सेशन प्लानिंग एंड रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ सम सेंट्रल एशियन पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो ये अगर आप लिखेंगे तो ये थोड़ा जो बैलेंस्ड आपका जो है आंसर हो सकता है। मिलिट्री गवर्नरशिप की बात करेंगे। मिलिट्री गवर्नरशिप ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन से एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है। स्ट्रैटेगॉस, इसका क्या मतलब है? स्ट्रैटेगॉस का बेसिक मीनिंग मिलिट्री कमांडर्स या जनरल से रिलेटेड है। इंडियन नॉर्थ वेस्ट में मिलिट्री गवर्नर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी बिकॉज़ ये रीजन जो है सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है। यहाँ से इन्वेजन भी आ सकते थे और ट्रेड रूट्स भी पास करते थे। तो मिलिट्री गवर्नर के 2 मेजर फंक्शंस होते थे। पहला तो ये कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना। हाउ डू यू मेंटेन कंट्रोल आफ्टर कॉन्क्वेस्ट, है ना? ये जो है करते थे। दूसरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोटेक्शन। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक फ्रंटियर ज़ोन था। अगर वेस्टर्न या सेंट्रल एशिया में इन्वेजन आता तो स्ट्रैटेगॉस जो है इनको मिलिट्री मोबिलाइज़ करनी पड़ती, है ना? और प्रोटेक्ट करना पड़ता। लार्जर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मिलिट्री फिस्कल फ्रंटियर गवर्नरशिप को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है चेंजिंग कॉन्सेप्शन ऑफ किंगशिप। कुशानाज रूलर्स के कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन में ग्रैंड टाइटल्स मिलते हैं जैसे किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ ऑल लैंड्स, देवपुत्र। देवपुत्र किसके लिए यूज हुआ था? कनिष्क के लिए यूज हुआ था, हमने देखा, है ना?
तो किंग ऑफ किंग्स का मतलब है अगर एक एम्परर के अंडर मल्टीपल सबऑर्डिनेट रूलर या ट्रिब्यूटरी चीफ हो, तो उसको किंग ऑफ किंग का टाइटल दिया जाता है ओवरलॉर्डशिप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ स्मॉल रूलर्स है जो है वो हमको ट्रिब्यूट पे करते हुए दिखते हैं, इसलिए टाइटल मे बी ये भी हो सकता है कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए हो, है ना? इम्पीरियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दिखाता हो, ये भी हो सकता है। देवपुत्र डिवाइन किंगशिप को बताता है। डिवाइन किंगशिप यानी सन ऑफ गॉड पता है देवपुत्र। यहाँ हमें किंगशिप के रिलीजियस डायमेंशन को समझना है। अगर रूलर को सिर्फ सबसे पावरफुल मिलिट्री कमांडर माना जाए, तो उसकी अथॉरिटी फोर्स पर डिपेंड रहेगी। लेकिन अगर रूलर को डिवाइनली सैंक्शन्ड रूलर प्रेज़ेंट किया जाए, तो ओबीडियंस को रिलीजियस लेजिटिमेसी भी मिलती है ना? तो यहाँ पे रिलीजियस एंगल भी देखने को मिलता है। ये कुशानस के लिए कैसे यूज़फुल था? कुशान एम्पायर बहुत कल्चरली डाइवर्स था। सेंट्रल एशियन, इंडियन, ईरानियन कल्चरल ग्रुप्स, ग्रीक ग्रुप्स है ना, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ ये सब थे, ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज़। और ऐसे एम्पायर में रूलर को एक ट्रांस रीजनल लेजिटिमेसी चाहिए थी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट काराकोरम रूट और ट्रांस एशियन कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। अब पॉलिटी से हम जो है डायरेक्टली ज्योग्राफी, इकोनॉमी और रिलीजन के इंटरसेक्शन पर आते हैं। एंशिएंट काराकोरम रीजन एक इम्पॉर्टेंट ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर था। ठीक है? इंडिया से कश्मीर, गंधार वाले एरिया में फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया जाने का तरीका जो है हमको देखने को मिलता था काराकोरम से। इस रूट से सिर्फ गुड्स नहीं मूव करते थे बल्कि मंक्स, मर्चेंट्स, आइडियाज़, टेक्स्ट ये सब भी मूव करते थे। इसलिए सिल्क रूट को सिर्फ ट्रेड रूट समझना गलत है। इट वाज़ अ कमर्शियल, अ कल्चरल, रिलिजियस कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है? फिर बुद्धिस्ट अगर मंक्स की हम बात करें, तो क्वेश्चन ये है कि बुद्धिस्ट सेंट्रल एशिया और चाइना तक कैसे गए? एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म था ट्रेड रूट्स। मंक्स ट्रैवल करते थे, उनके लिए जो है मोनेस्ट्रीज़ रूट्स पर इम्पॉर्टेंट स्टॉपिंग पॉइंट्स भी जो है बनाए गए थे। फिर मर्चेंट्स भी सेम नेटवर्क यूज़ करते थे, इस तरीके से आइडियाज़ और रिलिजन फैला, है ना? तो ये चाइनीज़ सिल्क रूट और हॉर्स का कनेक्शन भी है कैसे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में चाइना का सिल्क जो है हाईली वैल्यूएबल कमोडिटी था। सेंट्रल एशियन रूट्स के थ्रू सिल्क वेस्ट की तरफ जो है जाता था। और हॉर्सेस भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे बिकॉज एंशियंट वॉरफेयर में गुड हॉर्स का मतलब होता है मिलिट्री एडवांटेज आपके पास। इंडियन स्टेट को स्पेशली हाई क्वालिटी सेंट्रल एशियन हॉर्सेस की डिमांड थी। देयरफॉर ट्रेड इन हॉर्सेस वाज इक्वल्स टू मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक हुंजा रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये क्या बताता है हुंजा रॉक इंस्क्रिप्शन? हुंजा रीजन के इंस्क्रिप्शन कुषाण प्रेजेंस को जो है अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करते हैं। कैडफिसेस रूलर और कनिष्का से एसोसिएटेड एविडेंस हमें जो है कुशानाज पॉलिटिकल एक्सपेंशन की नॉर्थर्न या वेस्टर्न कनेक्टिविटी समझने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियोग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दिस इंस्क्रिप्शन कंफर्म्स दैट कनिष्काज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू ईस्टर्न इंडिया, है ना? ये एब्सोल्यूट लिखना नहीं चाहिए थोड़ा-सा, है ना? थोड़ा-सा इसमें कॉशन है, ये है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख सकते हैं कि द हुंसा इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स एन एविडेंस फॉर कुशाना's presence and political reach in the northwestern or Central Asian frontier, while the exact extent of Kanishka's empire remain debated. तो ये जो अगर आप अपने ऑप्शन में लिखेंगे हुंजा इंस्क्रिप्शन को लेके, तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं मिलिट्री रिवॉल्यूशन के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैवलरी रिवॉल्यूशन। सेंट्रल एशियन सोसाइटी में हॉर्स बेस्ड वॉरफेयर का इम्पोर्टेंस बहुत हाई था। इंडियन वॉरफेयर जो ट्रेडिशनली जो है वो एलिफेंट, इन्फेंट्री, चैरियट्स और कैवलरी से होता था, है ना? सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट के बाद में कैवलरी जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई, है ना? वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। क्यों पावरफुल थी? अब कैवलरी पावरफुल तो थी, क्यों थी? क्योंकि फास्ट हॉर्सेस मूव कर सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते थे, सडन अटैक्स कर सकते थे, स्विफ्ट मूवमेंट कर सकते थे, है ना? और रिकनेसेंस में भी यूज़फुल थे, ये सब हमको देखने को मिलता है। हॉर्स राइडिंग इक्विपमेंट है इनकी वजह से। जो सैडल स्टिरअप का मेंशन देखने को मिलता है, यहाँ फैक्चुअल कॉशन इम्पोर्टेंट है, सैडल जो है हॉर्स राइडिंग को स्टेबल और कंफर्टेबल बनाता है। स्टिरअप जो है वो राइडर को बैलेंस, माउंटिंग, वेपन हैंडलिंग इन सब में एडवांटेज देता है। लेकिन फुली डेवलप्ड स्टिरअप को कुशान या अर्ली सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट की डायरेक्ट इन्वेंशन कहना हिस्टोरिकली अनसेफ है ना? इसलिए एग्जाम में वी कैन राइट कि सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट रेवोल्यूशनाइज्ड माउंटेड वॉरफेयर एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ एडवांस राइडिंग प्रैक्टिस एंड इक्विपमेंट। ये लिखना बेटर रहेगा। क्या बोला मैंने? कि सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट रेवोल्यूशनाइज्ड mounted warfare and contributed to the development and diffusion of advanced riding practices and equipment. क्लोथिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, क्लोथिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट की,
तो सेंट्रल एशियन वॉरियर्स की क्लोथिंग जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथिंग से डिफरेंट थी। जैसे ट्राउज़र, ट्यूनिक्स, लॉन्ग कोट्स, कैप्स, हेलमेट्स वगैरह, बूट्स ये सब पहनते थे। व्हाई ट्राउज़र वाज़ इम्पोर्टेंट? माउंटेड वॉरफेयर में लूज़ लोअर गारमेंट्स जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकते थे, इसलिए ट्राउज़र्स पहनते थे। सिमिलरली बूट्स जो हैं वो फुट प्रोटेक्शन, राइडिंग स्टेबिलिटी के लिए पहनते थे। लंबे जो कोट्स हैं वो सेंट्रल एशियन क्लाइमेट से अडैप्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो पहने जाते थे। थस जो मिलिट्री क्लोथिंग है वो भी ज्योग्राफिकल एडैप्टेशन का रिज़ल्ट हमको देखने को मिलती है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो अब सबसे इंटरेस्टिंग डायमेंशन आता है। फॉरेन रूलर्स इंडियन सोसाइटी में कैसे एब्ज़ॉर्ब हुए? अगर सेंट्रल एशियंस जो है इंडिया में आए और सेंचुरीज़ तक कंप्लीटली सेपरेट कम्युनिटी होते रहे, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। बट हिस्ट्री में पता चलता है माइग्रेशन किया उन्होंने, कॉन्क्वेस्ट हुआ, सेटलमेंट हुआ, इंटरैक्शन हुआ और एसिमिलेट हो गए यहाँ की सोसाइटी में। इंडियनाइज़ेशन देखने को मिलता है। इंडो ग्रीक्स, शाकाज़, पार्थियंस और कुशानाज़ ग्रेजुअली इंडियन कल्चर एनवायरनमेंट का पार्ट बन गए। है ना? फॉरेन रूलिंग एलीट्स जो हैं वो लोकल पॉलिटिकल अलायंस उन्होंने बनाए, मैरिज की, सोशल इंटरैक्शन हुआ, है ना? इंडियन रिलिजियस जो ट्रेडिशन है उनका अडॉप्शन देखने को मिलता है हमको और इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ। लोकल सोशल ऑर्डर में इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है। क्षत्रिय असिमिलेशन देखने को मिलता है हमको। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने फॉरेन ग्रुप्स को सोशल फ्रेमवर्क में फिट करने का अटेम्प्ट किया। मनुस्मृति में शाकाज, यवनास, पहलवाज को डिग्रेडेड या फॉलन क्षत्रिय कैटेगरी से एक्सप्लेन किया गया है। इसका डीपर मीनिंग क्या है कि ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम ने फॉरेन रूलर्स को सिंपली आउटसाइड द सोसाइटी नहीं छोड़ा, इंस्टेड एक आइडियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्रिएट की। दे वर ओरिजिनली क्षत्रिय लाइक बट हैड डेविएटेड फ्रॉम प्रॉपर ड्यूटीज और रिचुअल फॉर्म्स, ऐसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य में भी इनका रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने देखा है ना? तो इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट इन्हें इंडियन सोसाइटी में एक जगह तो मिल गई थी। अगर रिलीजियस डेवलपमेंट की हम बात करें, तो सेंट्रल एशियन रूलर्स को एक सिंगल रिलीजन से आइडेंटिफ़ाई करना डेंजरस हो सकता है। स्पेशली कुशानाज़ वर रिलीजियसली जो है काफ़ी डाइवर्स। कुशानाज़ के कॉइन्स में तो हमको हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिकल, है ना? ये सब ग्रीक, ये सब देखने को मिलता है ना? ये सब इरानियन रिलिजन्स देखने को मिलते हैं, तो वो तो काफ़ी मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है? यहाँ पे शिव और विष्णु का भी कुशानाज़ के कॉइन में जो है देखने को मिलता है। क्या? कुशानाज़ कॉइन पर इंडियन डाइटीज़ अपीयर करते हैं लाइक शिवा। कुशानाज़ कॉइन में शिवा एसोसिएटेड इमेजरी इम्पोर्टेंट है। वासुदेव यानी विष्णु, लेटर कुशाना रूलर वासुदेव वन का नाम इटसेल्फ वैष्णव एसोसिएशन को सजेस्ट करता है। ऑल्दो नाम को ऑटोमैटिकली कंप्लीटली जो है थियोलॉजिकल कन्वर्स की तरह प्रूफ नहीं मानना चाहिए, पर फिर भी, है ना? नाम था उनका वासुदेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है रिलीजियस सिंबल्स अडॉप्ट कर रहे हैं, लोकल लेजिटिमेसी इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से, तो कल्चरल एसिमिलेशन स्ट्रेंथन हुआ। महायान बुद्धिज़्म का भी यहाँ पे एस्पेक्ट देखने को मिलता है। ये एंटायर टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एरिया है। आप है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल बुद्धिज़्म वाज़ टू पुरिटैनिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, हेंस महायान डेवलप्ड। ये एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपलिस्टिक है, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल पिक्चर। महायान एक सिंगल इवेंट में सडनली क्रिएट नहीं हुआ। इट डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिनल डिबेट्स, न्यू डिवोशनल प्रैक्टिसेस, बोधिसत्वाज आइडियल, ग्रोइंग ले पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन, इमेज वर्शिप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो इन सब के जो है ग्रेजुअल थॉट प्रोसेस बदलने से, इवोल्यूशन से जो है महायान बुद्धिज्म आया। है ना? अर्ली बुद्धिस्ट आइडियल्स क्या थे कि अरहत जो होते हैं वो सिर्फ़ खुद के लिबरेशन के लिए काम करते हैं। लेकिन महायान में बताया गया कि ये जो बोधिसत्त्वज़ हैं, वो बाकी लोगों के एनलाइटनमेंट के लिए भी काम करेंगे, बाकी लोगों के लिबरेशन के लिए भी काम करेंगे। दिस गेव बुद्धिज़्म अ ब्रॉडर डिवोशनल एंड यूनिवर्सलिस्ट अपील। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। अब व्हाई सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हेल्प्ड महायान? इन लोगों ने क्यों मदद की महायान की? है ना? है ना? ये कैसे देखने को मिलता है? तो सेंट्रल एशियन रूलर्स और मर्चेंट्स जो है उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया, कंडीशंस क्रिएट की वेयर बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन कुड एक्सपैंड। ट्रेड एक्सपेंशन हुआ, मर्चेंट वेल्थ बढ़ी, डोनेशन बढ़ा मोनेस्ट्रीज़ को, मोनास्टिक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ बढ़ा, है ना? बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ और महायान का जो है एक्सपेंशन देखने को मिलता है हमको। है ना? ट्रेड एक्सपेंशन हुआ, सिल्क रूट जो है उसने मिशनरीज़ के मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया। बोधिसत्वाज़ आइडल, उन्होंने सैल्वेशन को और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। इमेज वर्शिप ने डिवोशनल अपील को क्रिएट किया, है ना? और मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर्स जो है बन गए। बुद्धा की इमेज की बात करें तो महायान डिवोशनल टेंडेंसी जो है उन्होंने ग्रेटर एम्फेसिस दिया बुद्धा की इमेज वर्शिप पे।
बोधिसत्व इमेजेस पे और डिवोशनल वर्शिप पे। ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें हमको गंधारा और मथुरा आर्ट जो है, वो काफ़ी एसोसिएटेड इससे देखने को मिलते हैं, जिसमें बुद्धा की इमेजेस, बोधिसत्व की इमेजेस ये सब बनाई गई। अब कनिष्क और बुद्धिज़्म का क्या रिलेशन देखने को मिलता है? कनिष्क और बुद्धिज़्म का रिलेशन। कनिष्क को बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मेजर पैटर्न माना गया है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशन ऑल्सो एसोसिएटेड हिम विद बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, स्तूपा, मिशनरी एक्टिविटी और सेंट्रल एशियन बुद्धिस्ट एक्सपेंशन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर हम बात करें, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, कनिष्का ने जो है कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कमेमोरेट कराया था। मतलब जो उसके पैटर्न बने थे, ऑफन एसोसिएटेड विद अ कुंडलवाना। सिग्निफिकेंस है कि काउंसिल ट्रेडिशन में बुद्धिस्ट स्कॉलिस्टिक डिस्कशन हुआ, यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ डॉक्ट्रिन्स का, संस्कृताइजेशन देखने को मिलता है, नॉर्दर्न बुद्धिस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है कश्मीर वाले एरिया में, है ना? यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है? संस्कृताइजेशन ऑफ बुद्धिज़्म, इसका क्या मतलब है जो हम बोल रहे हैं, है ना? क्या मतलब है इसका? तो अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पाली और प्राकृत ट्रेडिशन, बट लेटर बुद्धिज़्म जो है, इट स्टार्टेड एंगेजिंग इनटू संस्कृत इंटेलेक्चुअल कल्चर, है ना? इसकी वजह से बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत जो है वो बनी। इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशनल लिंग्विस्टिक कल्चरल फिनोमेना। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ बुद्धिज़्म वाज़ नॉट सिंपली रिमेनिंग मोनास्टिक वर्नाकुलर मूवमेंट, है ना? यहाँ पे जो है सांस्कृतिक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के साथ एसिमिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स हैं उनकी बात हो रही है ना? बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाला, ठीक है। सबसे पहले जो अश्वघोष की बात कर लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ही रिप्रेजेंटेड द इंटरसेक्शन ऑफ बुद्धिज़्म एंड संस्कृत लिटरेरी कल्चर। इनका जो काम है बुद्धचरिता, बुद्धा की लाइफ जो है उसको एपिक स्टाइल में लिखा हुआ है। सौंदरानंद इन्होंने लिखा है, जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं नंदा के। सरिपुत्र प्रकारना की, जो कि एक ड्रामेटिक ट्रेडिशन को जो है दिखाता है। तो ये अश्वघोष ने लिखा है, क्या लिखा है? बुद्धचरिता, सौंदरानंदन एंड सरिपुत्र प्रकारना। वासुमित्र की बात आती है, ही इज़ एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट स्कॉलिस्टिक ट्रेडिशन एंड काउंसिल नैरेटिव। पार्श्व देखने को मिलते हैं, नागार्जुन देखने को मिलते हैं हमको। मेजर महायान थिंकर है नागार्जुन, एसोसिएटेड ट्रेडिशनली विद ब्रॉडर कुशानाज़ एज। फिलॉसॉफिकल इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, कि महायान थॉट इंक्रीजिंगली डेल्ट विद एम्प्टीनेस, बोधिसत्व आइडल, नेचर ऑफ रियलिटी, कंपैशन एंड लिबरेशन। ठीक है? यहाँ पे कनिष्का का एक पेशावर में भी स्तूपा देखने को मिलता है। कनिष्का इज़ ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग अ मैसिव स्तूपा एट पुरुषपुर, पेशावर। व्हाई मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर? क्योंकि इसको मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर क्यों बोला है? मॉन्यूमेंटल रिलीजियस आर्किटेक्चर सर्व्स मल्टीपल पर्पस, जैसे रिलीजन एक सेक्रेड प्लेस बन गया वो, पॉलिटिक्स यानी कि रॉयल पेट्रोनेज मिला है, सोसाइटी के लिए पिलग्रिमेज साइट बन गया, इकोनॉमी में अर्बन एक्टिविटी वहाँ पे होती है, कल्चर में आर्टिस्टिक प्रोडक्शन भी होता है। तो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जो है उसके मल्टीपल पर्पस होते हैं, फ्रॉम रिलीजन टू कल्चर, बीच में पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी ये सब भी आते हैं। Therefore, a stupa is not merely a religious building. It can be a monument of state, faith, and economic simultaneously, economy simultaneously. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बुद्धिज्म और चाइना की बात करते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज वेयर सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट बिकम्स ट्रूली ट्रांसरीजनल। इंडिया से गंधार, गंधार से सेंट्रल एशिया, जिनजियांग, चाइना, बुद्धिस्ट मंक्स जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करते थे। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है इसका? रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन इनटू ट्रांस एशियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन आर्ट, बट अगेन फॉरेनर्स इंट्रोड्यूस इंडियन स्कल्पचर, ऐसे कुछ लिखना वो नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस लिख सकते हैं कि इंडियन रिलीजियस नीड्स जो थी, और उसके साथ में जो हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक वोकैबुलरी थी, उसने एक नए आर्टिस्टिक फॉर्म को जो है जन्म दी। यहाँ पे हमको एग्जाम्पल में देखने को मिलती है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा नॉर्थ वेस्ट में डेवलप हुई, इसमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ईरानियन बुद्धिस्ट थीम्स देखने को मिलती हैं, और लोकल ट्रेडिशन। बुद्धा की जो इमेज है इसमें वेवी हेयर बुद्धा के, रियलिस्टिक एनाटॉमी, है ना, डीप रॉब फोल्ड्स और नेचुरलिस्टिक फेस दिखाया जा रहा है विद स्ट्रॉन्ग थ्री डायमेंशनल ट्रीटमेंट। वाई? अब यहाँ पे आर्टिस्ट वर्क पता चलता है हमको, यहाँ पे है ना मल्टीपल आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का पता चलता है। ठीक है, फिर जो मथुरा आर्ट है, ये मथुरा डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, है ना, मथुरा डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एज अ मेजर आर्टिस्टिक सेंटर। यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज हो रहा है, बुद्धा की पावरफुल बॉडी, ब्रॉड चेस्ट, आइडियलाइज्ड फॉर्म दिखाई गई है।
इंडिजिनियस एस्थेटिक्स देखने को मिलते हैं, है ना? स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मथुरा में बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। देयरफॉर मथुरा शोज़ द आर्टिस्टिक डेवलपमेंट वाज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बुद्धिज़्म ओनली। ठीक है? यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। आगे आते हैं, गंधारा और मथुरा में फ़र्क क्या है? दोनों में क्या डिफ़रेंस देखने को मिलता है? गंधारा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में डेवलप हुआ। एक्सटर्नल जो आर्टिस्टिक आइडियम्स है वो सब यूज़ हुए, बुद्धिज़्म थीम्स यूज़ हुए। मथुरा थोड़ा हमको देखने को मिलता है कि मल्टीपल रिलिजन्स देखने को मिलते हैं। बट बोथ इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, है ना, एंथ्रोमॉर्फिक बुद्धाज़ इमेजरी। कनिष्का का हेडलेस स्टैचू देखने को मिलता है हमको। कनिष्काज़ हेडलेस स्टैचू। मथुरा से कनिष्क की फ़ेमस जो हेडलेस स्टैचू है वो मिलती है। उसमें लॉन्ग कोट्स, ट्राउज़र्स, बूट्स ये सब देखने को मिलते हैं। बट स्टैचू का आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट जो है वो इंडियन देखने को मिलता है। व्हाई इज़ ब्रिलियंट एविडेंस? ये इतना एविडेंस ब्रिलियंट क्यों है? बिकॉज़ वन ऑब्जेक्ट कंटेन्स सेंट्रल एशियन रूलर आइडेंटिटी विद इंडियन आर्टिस्टिक प्रोडक्शन। Therefore, political identity was Central Asian, but cultural production was deeply Indianized and syncretic. अगर हम पॉटरी की बात करें तो सोर्स में यहाँ पे प्लेन एंड पॉलिश्ड रेडवेयर का मेंशन हुआ है। इसको सेंट्रल एशियन इन्वेंशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। पॉटरी आर्कियोलॉजिकल कल्चर का इंडिकेटर होती है। इट कैन टेल अस अबाउट क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सेटलमेंट पैटर्न्स, रीजनल एक्सचेंज, टेक्नोलॉजिकल कंटिन्यूटी। सो यूपीएससी में इस पॉइंट को सपोर्टिंग आर्कियोलॉजिकल डायमेंशन के रूप में यूज़ जो है कर सकते हैं, सेंट्रल थीसिस के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉइंट लिखना हो तो लिख सकते हैं। लिटरेरी एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या-क्या देखने को मिलती है? तो बुद्ध चरिता अश्वघोष की, है ना? सौंदरानंदन है, सरिपुत्र प्रकारना देखने को मिलती है ना? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बड़ा फेमस है, रुद्रदमन का 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। संस्कृत लैंग्वेज में 2nd सेंचुरी सीई के आसपास लिखा गया था। सुदर्शन लेक के रिपेयर की बात हुई है ना? सतवाहनास पे विक्ट्री की बात हुई है, संस्कृत में लिखा हुआ है बड़ा, है ना? ठीक है, सुदर्शन लेक तो हमने जो है जान ही लिया है बहुत बार। मनुस्मृति की बात करें, तो स्मृति का सर्वाइविंग फॉर्म अर्ली सेंचुरीज़ सीई के अराउंड जो है क्रिस्टलाइज़ हुआ। ऑल्दो एग्ज़ैक्ट डेटिंग थोड़ी डिबेटेड है। इट डील्स विद वर्ना, ड्यूटी, मैरेजेस, इनहेरिटेंस, पनिशमेंट, किंगशिप ये सब देखने को मिलता है। सेंट्रल एशियन कनेक्शन ये है कि फॉरेन ग्रुप्स को सोशल हायरार्की में एक्सप्लेन करने की नीड थी। हेंस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डेवलप्ड कैटेगरीज़ फॉर यवनाज़, शकाज़ एंड पहलवाज़। डीपर सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन सोशल ऑर्डर जो है वो कंप्लीटली स्टैटिक नहीं था। इंस्टेड इट कंटिन्यूअसली क्रिएटेड आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म टू इनकॉर्पोरेट न्यू पॉलिटिकल कमिटीज़। बुद्धलिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जो है अवादनाज़, जो कर्मा, मेरिट, मॉरल कॉसेशन पर जो स्टोरीज़ बेस्ड होती है, महावस्तु, है ना? दिव्य वादना, इन सब में हमको मेंशन देखने को मिलता है। सच लिटरेचर मेड एब्स्ट्रैक्ट बुद्धिस्ट प्रिंसिपल मोर एक्सेसिबल थ्रू स्टोरी टेलिंग, मोरालिटी एंड डिवोशन। थिएटर एंड यवना इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, थिएटर एंड यवना इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यवना इन्फ्लुएंस को थिएटर से कनेक्ट जो है किया जा रहा है ना? तो ग्रीक कॉन्टैक्ट डेफिनिटली क्रिएटेड अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चरल एनवायरनमेंट, बट इंडिविजुअल थिएट्रिकल जो इनोवेशन है, उसको डायरेक्टली ग्रीक इंट्रोड्यूस दिस थोड़ा कहना वो रहेगा। यहाँ पे मतलब इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना? जैसे यवनिका ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद कर्टेन्स, है ना? ये देखने को मिलता है। तो यवना कॉन्टैक्ट कंट्रीब्यूटेड टू इंडो हेलेनिस्टिक कल्चरल एक्सचेंज, इंक्लूडिंग पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑन थिएट्रिकल वोकैब्युलरी एंड प्रैक्टिसेस। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पे भी हमको फ़र्क देखने को मिलता है ना? जैसे यवना जातका एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एविडेंस है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स नॉलेज डज़ नॉट रिमेन कन्फाइन्ड विदिन पॉलिटिकल बॉर्डर्स, है ना? क्या था कि ग्रीक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिशन जो है वो इंडिया में ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, संस्कृत एडाप्टेशन और इंडियन ज्योतिष जो है उसमें इनकॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। यवन जातका में देखने को मिलता है ये। ठीक है, और भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें, है ना? तो चरक संहिता देखने को मिलता है, एंशिएंट इंडियन मेडिकल ट्रेडिशन का मेजर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, सेंट्रल एशियन से कैसे कॉन्टैक्ट है कि डायरेक्टली सेंट्रल एशियन इंट्रोड्यूस आयुर्वेद ऐसा नहीं है। लेकिन कुशानाज़ की जो एज है वाज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कमर्शियल एक्सपेंशन इन व्हिच इंडियन मेडिसिन ट्रेडिशन मैच्योर्ड अलोंगसाइड इंक्रीजिंग ट्रांस रीजनल कॉन्टैक्ट। ठीक है? फिर ग्लास मेकिंग हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट ग्लास मेकिंग में देखने को मिलता है। ठीक है? उसके बाद में मेटलर्जी में भी देखने को मिलता है, कॉपर और आयरन टेक्नोलॉजी का रिफाइनमेंट देखने को मिलता है इस पीरियड में हमको। ठीक है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या देखने को मिलता है? इंडिया ऑलरेडी टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस था। सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न ट्रेड नेटवर्क ने डिमांड और मार्केट एक्सेस दोनों बढ़ा दिए।
ठीक है? तो इस तरीके से हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। न्यूमिस्मैटिक्स तो हम जानते ही हैं, है ना? कॉइन्स सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट को अंडरस्टैंड करने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोर्स है, क्यों है वो भी हम देख चुके हैं। कुशानाज़ के कॉइन के बारे में बात कर चुके हैं हम। कुशानाज़ इशूड एक्सटेंसिव गोल्ड एंड कॉपर कॉइनेज, ठीक है? उसमें रूलर का पोर्ट्रेट, नाम, डाइटीज़ वो सब लिखे हुए होते थे, ठीक है? अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या-क्या थे, ठीक है? तो ट्रेड बढ़ा ऑफ कोर्स, है ना? सिल्क रूट से स्टेट रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ हमने देखा, अर्बनाइज़ेशन आया हमने देखा। ट्रेड और बुद्धिज़्म का क्या है वो भी हमने देखा। ठीक है, रिलिजियस प्लूरलिज़्म आता है वो हमने देखा, है ना? तो ये सब चीज़ें देखी, संस्कृताइज़ेशन हमने देखा, रुद्र दमन ने संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की, है ना? तो ये सब जो है हम देख चुके हैं। ठीक है, ये सब जो है हम देख चुके हैं। ब्राह्मणिकल रिलीजन भी बेनिफिट हुआ, कैसे बेनिफिट हुआ? सेंट्रल एशियंस जो रूलर्स हैं वो सिर्फ़ बुद्धिस्ट नहीं थे एक्सक्लूसिवली, है ना? उन्होंने शिवा, विष्णु, वासुदेव इन सबको भी पैट्रनेज दिया, तो ब्राह्मणिकल भी जो है हमको देखने को मिलता है। ये संस्कृताइज़ेशन भी हम देख चुके हैं, कल्चरल सिंथेसिस भी हमने जो है मोर और लेस जो है समझ लिए, ठीक है? टू वे कल्चरल एक्सचेंज था, अब ये थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने भी इन्फ्लुएंस किया, है ना? और जो है ग्रीक्स ने भी इन्फ्लुएंस किया, सेंट्रल एशियंस ने भी, ठीक है? तो इंडिया इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया कैसे? जैसे बुद्धिज़्म, इंडियन गॉड्स, संस्कृत, इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, सोशल इंस्टीट्यूशन ये सब देखने को मिलता है। और सेंट्रल एशिया का क्या इन्फ्लुएंस था? कैवलरी कल्चर, फ्रंटियर मिलिट्री ट्रेडिशन, पॉलिटिकल टाइटल्स, कॉइनेज प्रैक्टिस, आर्टिस्टिक इडियम्स, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कॉमर्स ये सब देखने को मिलता है। देयरफॉर द प्रोसेस वाज़ रेसिप्रोकल, है ना? नॉट यूनिलैटरल इंडियनाइज़ेशन, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो क्या इसको गोल्डन एज ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं हम? कैन वी से कि ये गोल्डन एज ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट था? ठीक है। तो द कुशानाज़ एज मे बी व्यूड एज़ अ मेजर पीरियड फॉर कल्चरल एंड कमर्शियल इंटीग्रेशन, बट अवॉइड सिंपलिस्टिक गोल्डन एज टर्मिनोलॉजी। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि फॉर्मेटिव फेज़ था ये इंडो यूरेशियन कनेक्टिविटी का। इसको वी कैन जस्ट चेंज इट टू इंडो यूरेशियन कनेक्टिविटी। तो ये जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है? ये जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। I believe we have completed this topic and we can just move on to our MCQ if we have any. Yes, ठीक है। So these are our prelims sample questions. With reference to Central Asian contact with India, consider the following statement. Statement 1. The Kshatrap system was associated with Shaka and Parthian political tradition. सही है ये? सही है। सेकंड इज़ मिलिट्री गवर्नर्स वर नोन बाय टाइटल स्ट्रैटेगोस। येस, ये भी सही है। थर्ड इज़ द क्षत्रप सिस्टम इम्प्लाइड अ कंप्लीट पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन था ना, तो 1 एंड 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next question is the title Devputra associated particularly with Kushana kingship is associated because it indicates first rejection of religious legitimacy. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Divine या sacred conception of kingship. Yes, second is the correct answer. Third question है consider the following pairs. Menander Milinthapana tradition. Yes. Anti-Alkids Heliodorus. Yes. Rudradaman Junagadh inscription. Yes. Kanishka Kushan imperial expansion. Yes. सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द फॉलोइंग बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गंधारम? इट वाज एक्सक्लूसिवली ग्रीक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, एक्सक्लूसिवली नहीं। इट कंप्लीटली रिप्लेस्ड इंडिजिनियस इंडियन आर्ट, नो। इट रिप्रेजेंटेड सिंथेसिस ऑफ हेलेनिस्टिक रोमन इरानियन एंड इंडियन इन्फ्लुएंस, यस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statements regarding Kushana coinage. It depicts multiple religious tradition. Yes. It provides evidence of religious eclecticism. इसका क्या मतलब है? ये सही है? Religious eclecticism ये क्या होता है? I'm not sure. थर्ड इज इट वॉज एक्सक्लूसिवली रेस्ट्रिक्टेड टू बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। समटाइम्स हमको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आता, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो 3 को एलिमिनेट कर दो, तो हमारा जो है सी और डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है। कुशानाज इशूड सब्सटैंशियल गोल्ड कॉइनेज यूज किए थे? यस और नो? हाँ, किए थे। ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 है सही, इसलिए हमने ए को भी एलिमिनेट कर दिया, बी जो है हमारे पास में बच गया। तो कभी-कभी जब आपको नहीं समझ आता, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज़ इट इज अर्ली मेजर संस्कृत पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन। यस, है ना? तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यस। तो आई बिलीव ठीक है, इतने क्वेश्चन बहुत रहेंगे हमारे लिए। या
So we've completed this topic and I will also upload answer writing session for the same, है ना? तो you can just go and watch to that as well. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो, then please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you for watching and keep learning.